Welcome everyone. Welcome back. And I am Miss Ishil. I'm so glad कि आप लोग अब second lecture सुन रहे हैं. And आज का हमारा बहुत important chapter है. Something that is repeatedly questioned in P1. कुछ छोटे मोटे parts P2 के भी आ जाते हैं. It's a pretty important chapter. सही है? So let's do it very thoroughly और properly हम लोग बैठ के करते हैं. तो आज है हमारा chapter number 2, cells. सही? Cell होता क्या? सबसे पहली चीज तो ये है. Cell are your building blocks of life. Like they're the simplest unit जो आपके characteristics of life को exhibit करते हैं या show करते हैं. ठीक है? तो हमें हर चीज के लिए मतलब जाहिर सी बात है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ही सेल है. तो ये जब तक हमारे पास नहीं होगी तो पूरा कैसे बनेगा? सो दैट्स व्हाई वी स्टडी सेल एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इट प्रॉपर्ली नाउ. लेट्स गेट इनटू इट. रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था और अंडर अ माइक्रोस्कोप. और जो सेल थ्योरी उसने निकाली थी ना, उसने ये निकाली थी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ है. हर सेल का बेसिक यूनिट और स्ट्रक्चर बेसिक यूनिट होता है और फंक्शनल यूनिट भी सबसे बेसिक सेल होता है. और सेल किस तरह से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है वो डिवाइड करते जाते हैं और आपका सारे सेल्स आगे बनते जाते हैं. ठीक है, अब हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोप. ऑल यू नीड टू नो, और माइक्रोस्कोप के वैसे सवाल आते हैं, ये बात भी याद रखिएगा. ऑल यू नीड टू नो इज दैट लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है वो मैग्नीफाई करता है 1000x तक. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो आपको ऑब्जेक्ट्स को कितना ज्यादा बढ़ाता है? लाइक 200,000 टाइम्स बढ़ाता है. ठीक है, जो कैमरा में जो fitted pictures आपकी microscopic pictures जो होती हैं, they are called as micrographs. So the microscopic pictures that you receive or you see are actually called as micrographs. सही है? अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप जो है, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा पावर नहीं होती है मैग्नीफाइंग, इट कैन कम आउट एज कलर्ड इमेजेस एज वेल. लेकिन आपको जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होता है. वो उसके अलावा अगर बहुत मैग्नीफाइड पिक्चर्स कलर जो मिलती हैं, दे आर आर्टिफिशियली कलर्ड. सही है? तो ये भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट, एंड देन दिस वन इज कलर्ड, दिस वन इज 1000x एंड 20,000x, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू नो. दे आस्क यू कितना, अगर इतना लाइट माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कितना आपका मैग्नीफाई होगा. अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आपको करना होता है. बेसिक मैथ्स तो आप लोग को सपोज आनी चाहिए. अगर नहीं भी आती, नो वरीज, वी विल डू द पास्ट पेपर्स. तो लेट्स मूव ऑन. सो what does a cell consist? What are the main objects of cells? So first thing that we know that each living cell has a living matter which is called as protoplasm. ये तो हमारा बहुत clear हो गया. And a cell is majorly made up of 3 parts जो हर cell में होता ही होता है. And that is cell surface membrane, your cytoplasm and nucleus. बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, मगर बैक्टीरिया में आपके आरएनए वगैरह होता है, डीएनए वगैरह होता है, राइबोसोम्स होते हैं. तो डिफरेंट होते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट these are majorly the things that cells are made up of. Apart from that, plant cells में आपके कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जैसे कि सेल वॉल हो गया जो उसको शेप देखता है, क्योंकि ना उनके पास कोई वर्टिब्रे तो होता ही नहीं है. ह्यूमंस के पास पूरा ढांचा होता है, स्केलेटन होता है, और भी ऑर्गेनिजम्स में स्केलेटन होता है. नहीं तो जैसे क्रैब्स वगैरह उनके पास शेल होती है, लेकिन प्लांट के पास नहीं होता. सो इट नीड्स अ सेल वॉल फॉर द स्ट्रक्चर. The chloroplast, which gives it the green color, is a green pigment, and it also helps in photosynthesis because it absorbs it, the light energy. And हमारा large permanent vacuole होता है. छोटे छोटे vacuoles होते हैं एनिमल सेल में, लेकिन एक centrally large cell sap जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्लांट सेल में होता है. अब हम बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं. Which are the basic cell structures? So let's start off with the most basic structure. अच्छा, सबसे पहले तो मैं पिक्चर आप लोगों को दिखा दूं और सब बता दूं कि हम लोग अभी क्या 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 पढ़ने वाले हैं. शाबाश. अच्छा, सही है. तो this whole thing is a cell. ठीक है, you see the outer covering is your cell membrane. ठीक है, and the inner gold pink color वाला is the nucleus. nucleus को nuclear envelope ने enclose किया हुआ है. अंदर अगर आपको रेड रेड चीजें दिख रही हैं, that's your chromatin. we'll study आगे. न्यूक्लियस का भी अपना ही न्यूक्लियस जैसा ब्रेन टाइप होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस.
न्यूक्लियस के अंदर भी साइटोप्लाज्म उसका अपना होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एंड फिर हम आ जाते हैं आउटसाइड के सारे ऑर्गेनल्स के जो साइटोप्लाज्म में वहां पे हमारा राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज द पावर हाउस ऑफ सेल, एंड दिस वैक्यूल, ठीक है, एंड दिस सेंट्रियोल, वी ऑल स्टडी दैट, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन, हम लोग अब आहिस्ते से एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक सेल स्ट्रक्चर है आपको सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं जो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं सेल सरफेस मेम्ब्रेन। सो सेल सरफेस मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो इट विल सराउंड द एंटायर साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड विल एनक्लोज एवरीथिंग, एक एनवेलप की तरह। It's made up of lipids and proteins, and it's a partially permeable membrane. Partially permeable membrane यानी कि selectively permeable membrane या semi permeable membrane, कोई भी इनमें से आप अल्फाज इस्तेमाल कर लें। So the cell surface membrane का क्या काम होता है? The entering of substances and the leaving of substances, इनमें काम आता है। सेकंड पे हम आ जाते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कौन होता है? जस्ट वो होता है पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म जो कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। मैं दिखाया था ना, बाहर का सारा साइटोप्लाज्म था ये येलो येलो सा, न्यूक्लियस के बाहर और उसके अंदर। That's your entire cytoplasm and it's a jelly like substance, और यहीं पे सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं मोस्टली, और यहीं पे सारे केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं। तो जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के उनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जस्ट बाय द वे, सही है। ऑर्गेनल्स आपके सारे फंक्शंस कैरी आउट करते हैं सेल के, सो बेसिकली इट्स अ साइट ऑफ ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग विद इन द सेल। And there are many organelles such as mitochondria, centrioles, ribosomes, जो कि आपके लाइट माइक्रोस्कोप के नहीं है। आपको ये चीजें मिलती ही सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। एंड ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्या चीज आपको दिख रही है, दिखेगी अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो यहाँ पे नहीं दिख रही है। कुछ भी लिख दो, राइबोसोम लिख दो, सेंट्रियोल लिख दो, माइटोकॉन्ड्रिया लिख दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ। तो न्यूक्लियस का क्या काम होता है? सबसे पहली चीज तो काम वाम छोड़ो, पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है। न्यूक्लियस में एक स्मॉल राउंड डेंसर प्रोटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर जो मैंने बोलता है जैसे न्यूक्लियस का अपना साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूप्लाज्म, ठीक है। उसको क्या चीज सराउंड करती है? न्यूक्लियर एनवेलप उसको सराउंड करता है, जो कि उसका एक मेम्ब्रेन होता है विद इन द न्यूक्लियस का, ठीक है। और एक न्यूक्लियोलस होता है जो उसका ब्रेन होता है जिसमें सारे राइबोसोम्स होता है, और क्रोमैटिन होता है व्हिच इज अ थिन लाइक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, डीएनए जो रेड कलर का उसमें था, उसमें सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। तो फंक्शंस क्या होते हैं न्यूक्लियस के? सिंपली मैंने यहाँ सारे लिखे हुए हैं। सेल डिवीजन के लिए एसेंशियल है, एक्टिविटीज के लिए एसेंशियल है, रिपेयरिंग ऑफ worn out parts के लिए, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ सेल, सारा जेनेटिक मटेरियल, ये सब काम जो होता है न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। ये सारा रट लो, सही। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम आ जाते हैं ऐसी चीजों पे जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल पे है, वो और क्या है? वो सेल वॉल है। सेल वॉल को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम ऑर्गेनल्स की तरफ जाते हैं। अभी हम आउटर सब्सटेंस पढ़े, फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। सो सेल वॉल होता है प्लांट में और बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक है। And the cell wall of a plant is made up of cellulose, so it will give it a fixed shape, and this is fully permeable. Cell membrane जो होती है वो fully permeable नहीं होती है, cell membrane जो होती है वो partially permeable होती है, but cell wall is fully permeable, so it allows everything to pass through it. It is just there to give the shape to protect the cell from any sort of injury, ठीक है। तो यहाँ पे let me just show you, this is a cell wall, okay. The red one is the cell wall and rest are organelles. Let's study. अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लो, मैंने क्या बोलता है, एक लार्ज सेंट्रली पेस्ड वैक्यूल होता है प्लांट में। देख लो यहाँ पे होता है, यहाँ पे सारे छोटे 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 वैक्यूल्स, छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, जो मैंने मार्क किया, छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे एक बीच में बड़ा होता है, सही है। उसमें एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, जो उसमें नहीं होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑर्गेनल्स, एक एक करके हम लोग सब पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? Mitochondria is the powerhouse of cell. It is where your respiration happens. It is where your energy is broken down and released for the cell activities. ठीक है? So जितना ज्यादा जरूरत होती है ना सेल्स को एनर्जी की, उतना ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि जाहिर सी होता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही यही है कि वो रेस्पिरेशन करवा के, एरोबिक रेस्पिरेशन जब करवाता है तो एनर्जी रिलीज करता है। और ये ओवल शेप का होता है, पिक्चर्स में भी देखोगे ओवल शेप का होता है, एक सॉसेज टाइप शेप का होता है, 3 डायमेंशनल, और इसके अंदर मेम्ब्रेनस फोल्ड होते हैं। तो कभी पिक्चर भी दिखे तो वो इस तरह से होती है,
आई विल जस्ट ड्रॉ इट लाइक दैट। इस तरह से होती है माइटोकॉन्ड्रिया की ना, यूं अंदर यूं मेम्ब्रेनस फोल्ड्स हुए हुए होते हैं, यूं तो समझ आना ये माइटोकॉन्ड्रिया अंदर फोल्ड्स वाला, सही है। राइबोसोम पे आ जाते हैं। राइबोसोम्स हमारे होते हैं there's very small round structures, और वो या तो फ्रीली होते हैं अटैच्ड, या फिर वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर फाउंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये अटैच होते हैं ईआर से, प्रोटीन बना रहे होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं आउट ऑफ द सेल। जो वो फ्रीली लाई अराउंड करते हैं वो यूज कर देते हैं सारा विद इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी पेरिटोसिस, ये चीजें ना इतना एग्जामिन ये लोग करते नहीं है, बहुत बेसिक पूछ लेंगे कि बेसिक बेसिक सवाल पूछ लेंगे, इतना इन डेप्थ नहीं पूछते ये लोग ऐसे। तो हमें पता चल गया साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और या तो फ्रीली होते हैं या फिर वो अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। नाउ लेट्स कम टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज एग्जैक्टली हाउ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स लाइक, विद द राइबोसोम्स अटैच्ड लाइक दिस टू इट। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है ना, वो बस यूं होता है, उस पर नहीं अटैच होता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है फ्लैटेंड स्पेसेस का, एंड इट्स एंटायर वर्क इज जस्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स, और वो बाकी सारी जो प्रोटीन सिंथेसिस और राइबोसोम्स कर रहा होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कर रहा होता है लिपिड की सारी प्रोडक्शन। ठीक है, सो it's much more tubular, and it will synthesize your substances like fats and steroids and sex hormones, all of those things. सही है। गोल्जी apparatus जो होता है वो गोल्जी बॉडी भी कुछ इसी तरह की शेप की होती है, टेढ़ी मेढ़ी, लाइक लाइक दिस। सॉरी, वो मैंने थोड़ा उस तरह का बना दिया, गोल होता है। ठीक है, इस तरह का होता है बहुत सारे। ठीक है, और इनमें से वेसिकल्स निकल रहे होते हैं, फ्यूज कर रहे होते हैं, इनके बर्ड ऑफ करके ना निकल रहे होते हैं इनमें से वेसिकल्स। ठीक है, पिंच ऑफ हो रहे होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये मॉडिफाई करता है जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब्सटेंसेस बनाया है, और उसको स्टोर और पैकेज करके सेल के बाहर निकालते हैं। जो वेसिकल्स निकल रहे होते हैं ना, वो सेल के बाहर फिर निकलते चले जाते हैं इसके थ्रू। ये खैर इतना एग्जामिन होता नहीं है। क्लोरोप्लास्ट की तरफ आ जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लांट सेल्स में होता है। ठीक है, ओवल स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन पिगमेंट इसमें होता है, क्लोरोफिल, और वो क्यों चाहिए होता है? वो एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। बाकी हम लोग प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड वेरी वेरी लास्टली दैट आई एम लेफ्ट विद इज वैक्यूल। सो वैक्यूल इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो कि आपके मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है। ठीक है, सेल, एनिमल सेल में तो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होता है, शोड यू इन द पिक्चर, बट प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एक बड़ा सा, और वो उसको सेल सैप भी बोला जाता है, जिसमें शुगर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं उसी लिक्विड फिल्ड सेल सैप में। ठीक है, और वो एक इंक्लोज होता है एक परमिएबल मेम्ब्रेन से, उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट में सामने ब्लूम से लिखा हुआ है, इट इज इंक्लोज बाय अ टोनोप्लास्ट। बट जो एनिमल्स में होते हैं वो तो खैर छोटे छोटे होते हैं, वो टेम्पररी होते हैं। परमानेंट सिर्फ सिर्फ प्लांट में होता है, और वो बड़ा होता है, एंड इट इज इंक्लोज बाय टोनोप्लास्ट। ठीक है, now let's come towards the differences between plant cell and animal cells. We have done this a million times. Let's just run through it. Plant cell, cell wall present. Animal cell, no cell wall present. Plant cell, chloroplast present. Animal नहीं present. Plant cell, centrioles absent. Animal cell में centrioles होते हैं। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में होता है। टेम्पररी छोटे छोटे राउंड वैक्यूल्स आपके कहाँ होते हैं? एनिमल सेल। सही है, on towards the last one and the most favorite topic of the examiners, specialized cells, tissues, organs and systems. ठीक है, अब हम लोग को ये पता है कि न्यू सेल प्रोड्यूस होता है और स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड यू लूज सर्टेन स्ट्रक्चर्स, एंड the entire process of losing and developing special structures उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस जिसमें सेल जो है आपका स्पेशलाइज हो जाता है, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन में काम आ रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल में देखती हूँ स्पेशलाइज सेल्स की। ठीक है, रेड ब्लड सेल। सही है, रेड ब्लड सेल हमारा जो होता है वो यूं गोल होता है, यूं। ठीक है, और इसके साइड से अगर देखें ना, तो यूं करके फ्लैटेंड होता है बीच में से। साइड से अगर देखें तो थिनर पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन पतला होता है, और इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। तो एडेप्टेशन सब पूरी समझते हैं। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है।
सही है, हीमोग्लोबिन को बाइंड करना ऑक्सीजन से ताकि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के पूरे ब्लड में हमारे ऑक्सीजन भेजे, पूरे जिस्म में ऑक्सीजन जाए। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो तभी होगा ना जब हमारे पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा हो। तो सर्कुलर बायकॉन्केव शेप होता है इसका, सर्कुलर बायकॉन्केव शेप, अ वेरी की वर्ड, which increases the surface to volume area ratio and more oxygen will be released at a faster rate. Apart from that, it also lacks a nucleus. So there is more hemoglobin being stored in this cell. दूसरा देख लेते हैं xylem cell. Xylem cell जो होता है हमारे एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब जैसा होता है, यूं कह के होता है, मैंने बहुत पैसा बना दिया गंदा सा, यूं होता है। ठीक है, और एक्सटेंड कर रहा होता है टुवर्ड्स द रूट्स। ठीक है, अब ये नैरो होता है, इसमें कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए होता है ताकि कोई अगर अंदर इसके यूं 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 वॉल्स हो गए क्रॉस क्रॉस, तो पानी कैसे इस पे से जाएगा? जाइलम का काम ही यही होता है कि वो रूट्स से सारा पानी लेके जाए लीव्स की तरह। तो ये क्रॉस वॉल्स में नहीं होता ताकि हॉलो स्पेस हो, आसानी से पानी ट्रांसफर हो पाए। इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होती है, प्रोटोप्लाज्म होगा तो भी अटकेगा पानी, तो भी रेजिस्टेंस होगा। इसकी सिर्फ जो वॉल्स होती है वो थिकेंड होती है लिग्निन से, जो कि एक वुडी सब्सटेंस होता है, ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कोई सपोर्ट नहीं देगा तो धड़ाम करके टूट जाएगा ना। सो सिर्फ उसके लिए देयर इज लिग्निन, बीच में से पूरा हॉलो एंड नो फाइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट सिलिएटेड होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यूं ब्रश ऑफ कर रहे होते हैं, यूं 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 करके होते हैं, यूं करके आपके ट्रेकिया में होते हैं यहाँ पे, ताकि जब सांस लेते हैं तो सारा ब्रश ऑफ हो जाए, मिट्टी धूल मिट्टी वगैरह। अपार्ट फ्रॉम दैट रूट हेयर सेल जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके एंड जो ये पूरा पार्ट होता है ना, इट्स लॉन्ग एंड नैरो। इट इज लॉन्ग एंड नैरो सो दैट द सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीजेस एंड मोर वाटर एंड मिनरल्स कैन बी एब्सॉर्ब्ड एट अ फास्टर रेट। ठीक है, कमिंग बैक टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स को बहुत पसंद आता है, स्पेशलाइज सेल्स वगैरह। तो सेल तो हम समझ गए क्या होता है। ठीक है, cells will form what? Tissues. So let's talk about tissue. What is a tissue? A tissue is a group of cells with similar structures which will work together to perform a specific function. And the two types of tissues are simplest tissues या फिर complex tissue. ठीक है, सिंपल टिश्यू जो हमारे होते हैं वो होते हैं सेल्स ऑफ द सेम काइंड, जिन्होंने ग्रुप करके एक बना दिया। जैसे कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू ने है होता है स्किन वाला, वो एक ही तरह के सेल्स जो सब मिला के बन गए, तो एपिडर्मिस बन गया। एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वो होते डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स साथ काम एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, क्यों? उसमें रेड ब्लड सेल भी है, उसमें व्हाइट ब्लड सेल भी है, उसमें प्लाज्मा सेल भी है, उसमें प्लेटलेट सेल्स भी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपका जाइलम भी होता है, वेसल्स भी होते हैं, डेड सेल्स भी होते हैं। um, ये हो गया हमारा टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या आता है? ऑर्गन्स आ जाते हैं। ठीक है, सो ऑर्गन्स आपका होते हैं वेयर देयर इज मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू वर्किंग टुगेदर। फॉर एग्जांपल स्टमक में ग्लैंड टिश्यू भी है, it's producing all of the secretions, aids to hydrochloric acid and everything. There's muscular tissue as well, because muscular bag है पूरा stomach, and there's nervous tissue as well, which is sending all of the कि अब ये करना है काम, अब ये करना है। So gland tissue is secreting the enzymes. Muscular tissue का भी मैंने बात कर ली, हमें चाहिए for the churning and for the movement of the stomach. And nervous tissue is to detect all of the presence, कि वो brain signal भेजे कि अब ये digestion enzyme निकालो, अब ये चीज निकालो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर एग्जांपल मैं लीफ का दे सकती हूँ। लीफ में मीजोफिल भी है, टिश्यू भी है, जाइलम भी है, फ्लोम भी है, वो तुम आगे जब पढ़ेंगे आपको सब पता चल जाएगा। ऑर्गन के बाद ऑर्गन्स को क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, व्हिच इज सेवरल ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर वन कॉमन पर्पस। डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेते हैं, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, माउथ हो गया, ये सब आर पार्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, आर पार्ट ऑफ वन सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लेते हैं, नोज हो गया, आपका ट्रेकिया हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई, एवरीथिंग। फिर ये सारे ऑर्गन सिस्टम सारे में डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सारे सिस्टम्स मिला के एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं।
ठीक है, so let's run through it. Cells have बनाए tissue simple tissue, same tissues working together, या फिर complex tissue, different types of cells working together. ठीक है, टिश्यूज को मिला के हमारा बन गया एक ऑर्गन. ठीक है, ऑर्गन डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज को बना के बन गया, और डिफरेंट ऑर्गन्स को मिला के एक पूरा का पूरा सिस्टम बन जाता है, और वो पूरा पूरा सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बना देता है. बहुत पसंद है ये एग्जामिनर्स को. Go through this really well. Oh, I have a very nice picture over here as well. So there's cells, then there's tissue, then there's organ, there's organ system, then there's organism. So here we see this trachea and lungs for the respiratory system. These are two organs. Okay, they're making one organ system and the whole entire human organism. Very easy explanation in this sequence. And वो plant and animal cell का मेरे ख्याल से just comparison between the two, और वो अलग से दिखाया हुआ है कि क्या tonoplast and the vacuole is not a part of animal, centrally placed, मतलब कहने का मतलब बड़ा vacuole is not a part of the animal cell, and chloroplasts are not a part of it, but उस side पे हमारे पास एक extra चीज centriole. ये यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ड्रॉ भी हुआ हुआ है. अच्छा, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है which are really asked, which I've answered throughout in the entire lecture. पूरा ही lecture सारा बता दिया है. And I hope you guys found this very helpful, and आप लोग को दिया है, and inshallah I'll see you guys in और भी आगे classes. Please आप लोग जरूर all classes लीजिएगा so that it gets very happy क्या it gets very easy for you, and आप अपने pace पे अपने time पे आप आराम से at a good pricing you can afford and do this entire course, right? So that'll be absolutely amazing to see you all guys as my students, and inshallah see you in the next class.